नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आयोटिक वाल्व स्टेनोसिस के विषय में पिछले एपिसोड में हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी। जब आयोटिक वाल्व लीक करने लगता है, प्रॉपरली बंद नहीं हो पाता, उस कंडीशन को आयोटिक रिगर्जिटेशन कहते हैं। क्या होता है आयोटिक रिगर्जिटेशन और इसके लक्षण क्या होते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। आयोटिक वाल्व रिगर्जिटेशन का मतलब होता है कि खून का वापस लौटना। नॉर्मली जो आयोटिक वाल्व होता है वो, जैसे मैंने बताया हुआ है कि हार्ट से खून जब बाहर निकलता है, एक बड़ी नस होती है आयोटा, उसकी तरफ जाता है, और जब खून वापस आने की कोशिश करता है हर धड़कन के बाद, तो आयोटिक वाल्व बंद हो जाता है और वो खून को वापस नहीं आने देता। यही आयोटिक वाल्व जब बंद नहीं हो पाता तो खून वापस लौट के आयोटा से हार्ट की तरफ आता है, और इसी को हम आयोटिक रिगर्जिटेशन कहते हैं। आयोटिक रिगर्जिटेशन गंभीर बीमारी है, और जब ये सीवियर कैटेगरी में पहुंच जाती है, यह भी इकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से पता चलता है हमें कि आयोटिक रिगर्जिटेशन कितना है, माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर है। अगर सीवियर कैटेगरी में है, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो यह एक गंभीर कंडीशन होती है। आयोटिक रिगर्जिटेशन क्यों होता है? आयोटिक रिगर्जिटेशन दो तरह के होते हैं। एक जो अचानक शुरू होते हैं, इन्हें हम एक्यूट आयोटिक रिगर्जिटेशन कहते हैं, और कुछ जो धीरे धीरे समय के साथ कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ते हैं। जो एक्यूट आयोटिक रिगर्जिटेशन है, उसमें वाल्व में अचानक कुछ ऐसी खराबी आ जाती है कि वाल्व लीक करने लगता है। सबसे कॉमन कारण जो होता है वो है कि अगर आयोटिक वाल्व में इन्फेक्शन हो गया, जिसे हम इंडोकार्डाइटिस कहते हैं। तो आयोटिक वाल्व इंडोकार्डाइटिस एक बहुत कॉमन कारण है अचानक से आयोटिक वाल्व में रिगर्जिटेशन लीक होने का। ये इन्फेक्शन किसी भी कारण से हो सकता है। कोई भी इंजेक्शन, आपको आईवी एंटीबायोटिक लगा या कोई भी आईवी इंजेक्शन लगा, ड्रग एडिक्ट्स में बहुत कॉमन होता है। किसी तरह का शरीर में कहीं और इन्फेक्शन हुआ और वो जाके आयोटिक वाल्व में बैठ गया। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उनमें होता है। तो अगर वाल्व में इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से वाल्व लीक होने लगता है। इसके अलावा कई बार सडन ट्रॉमा से, बहुत तेज़ चोट अगर सीने में लगती है, तो उससे भी कई बार आयोटिक वाल्व में रिगर्जिटेशन लीक हो सकता है। तीसरा एक कंडीशन होती है जिसे हम आयोटिक डिसेक्शन कहते हैं या आयोटिक एन्यूरिज्म कहते हैं। जब आयोटा, जो हमारी मेन खून की नस है, वो बहुत फैल जाती है या उसमें उसकी परतें उधड़ जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आयोटा के बंद होने का मैकेनिज्म जो है वो ख़राब हो जाता है, और उससे आयोटिक वाल्व में लीक होने लगता है। ये सब कारण हैं जब लीक अचानक शुरू हो जाता है। अधिकांशतः केसेस में जो लीक होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है समय के साथ, जिसमें सबसे कॉमन कारण है रूमेटिक हार्ट डिजीज़, जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि वो एक तरह का इन्फेक्शन होता है जो गले में होता है, और फिर उसका ऑटो इम्यून रिपरकशन होते हैं। ऑटो इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है, और हमारी खुद की जो इम्यूनिटी सेल्स होते हैं, वो जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वो जाके हमारे वाल्व को डैमेज करता है। तो आयोटिक वाल्व मोटी हो जाती है, वो प्रॉपर बंद नहीं हो पाती और उसमें लीक होने लगता है। इसके अलावा जो उम्र के साथ कैल्शियम जमा होता है, उसकी वजह से भी कई बार आयोटिक वाल्व बहुत थिक हो जाती है और वो प्रॉपर बंद नहीं हो पाती और आयोटिक रिगर्जिटेशन होता है। ये तो रही कारणों की बात कि एक्यूट और क्रोनिक आयोटिक रिगर्जिटेशन हो सकता है। अब आते हैं लक्षणों पे। आयोटिक रिगर्जिटेशन में चूँकि खून बार बार लौट के हार्ट में आता है, तो इसके कारण क्या होता है कि हार्ट अगर सपोज़ कि एक बार में 100 ml पंप करता है, और मान लीजिए कि उसमें से 60-70 ml बाहर वापस जाना चाहिए शरीर में, उसमें से 40 ml 50 ml वापस लौट आता है आयोटिक रिगर्जिटेशन की वजह से, तो जो हमारा हार्ट का आउटपुट है वो कम हो जाता है। और हार्ट में चूँकि खून बार बार लौट के आता है तो हार्ट पे लोड बढ़ जाता है। तो इस कारण से जो हमारे हार्ट का साइज़ है आयोटिक रिगर्जिटेशन में, वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, और आउटपुट कम होने की वजह से जल्दी थकान होना, सांस भराना और धड़कन महसूस होना, बहुत तेज़ धड़कन महसूस होती है। आयोटिक रिगर्जिटेशन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत लंबे समय तक रहता है, तो आप ऐसे व्यक्ति को अगर आप सामने से देखेंगे तो आप उसको मूव करता हुआ महसूस करेंगे कि वो पूरा का पूरा हिल रहा है। तो आयोटिक रिगर्जिटेशन में हार्ट का साइज़ बहुत बढ़ जाता है, और इस बढ़े हुए साइज़ की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। हार्ट बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है,
और अगर ये कंडीशन बहुत लंबे समय तक रहती है तो मरीज़ को हार्ट फेल्योर के लक्षण आने लगते हैं। बहुत ज़्यादा सांस भराना, लेटने पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होना, ज़रा से काम करने में थक जाना। और जैसा कि एओर्टिक स्टेनोसिस में मैंने बताया था कि इस बीमारी में भी कई बार लक्षण बहुत देर से आते हैं, और लक्षण न आने की वजह से भले आपको डायग्नोसिस किया हुआ हो कि भाई आपको एओर्टिक रिगर्जिटेशन, सीवियर एओर्टिक रिगर्जिटेशन, लेकिन चूंकि आपको ज़्यादा लक्षण नहीं आ रहे हैं इसलिए आप बीमारी को टालते जाते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है कि हार्ट की मांसपेशियां धीमे धीमे जवाब देने लगती हैं, उनमें फाइब्रोसिस हो जाता है और जो डैमेज होता है वो परमानेंट हो जाता है। और फिर जब आपको लक्षण आते हैं उस वक्त जब आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए बहुत डिले करना, बहुत देर करना ट्रीटमेंट में बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। अगर आपको सीवियर एओर्टिक रिगर्जिटेशन डायग्नोसिस है तो यह आपको सलाह दी जाती है कि जितनी जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट करवा लें, उसका सर्जरी करवा लें। एओर्टिक वाल्व की कोई भी बीमारी हो, चाहे वो स्टेनोसिस है, वो रिगर्जिटेशन हो, वो जो खून की मेन नस है एओर्टा, उस पर भी प्रभाव डालती है। और जैसा कि एओर्टिक स्टेनोसिस में भी मैंने बताया था कि वो खून की नस पतली हो जाती है ज़्यादा लंबे समय तक ये बीमारी रहने से। कई बार वो फैल जाती है, कई बार उसकी परतें कमज़ोर हो जाती हैं और उधड़ जाती हैं। ये सब रिस्क उतना ही बढ़ता जाता है जितनी ये बीमारी लंबी चलती है, और हार्ट तो कमज़ोर होता ही जाता है। इसलिए भी एओर्टिक वाल्व की बीमारी अगर सीवियर कैटेगरी की हो गई है तो उसे जल्दी ट्रीट करवाना चाहिए। कई मरीजों में एओर्टिक स्टेनोसिस जो सिकुड़न है और रिगर्जिटेशन, ये दोनों साथ साथ हो सकते हैं और दोनों ही सीवियर कैटेगरी के हो सकते हैं। मतलब कि वाल्व में लीक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और वाल्व में सिकुड़न भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा सामान्यतः तब होता है जब वाल्व बहुत ज़्यादा कैल्सीफाइड हो जाता है, उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत जम जाती है और वाल्व बिल्कुल सख्त होकर उसमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं रह जाता, तब इस तरह की कंडीशन आती है। ऐसे व्यक्तियों में दोनों तरह के लक्षण आते हैं। एओर्टिक स्टेनोसिस के लक्षण जो मैंने बताए और एओर्टिक रिगर्जिटेशन के लक्षण बताए, दोनों तरह के लक्षण होते हैं और दोनों के ही नुकसान हार्ट को होते हैं। तो ऐसे मरीजों में एओर्टिक वाल्व की सर्जरी, एओर्टिक वाल्व का ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हो सके करवा लेना चाहिए। एओर्टिक स्टेनोसिस की तरह एओर्टिक रिगर्जिटेशन में भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस में अगर ये सीवियर कैटेगरी का है तो कुछ केसेस में वाल्व रिपेयर किया जा सकता है। अधिकांशतः केसेस में वाल्व चूँकि ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है तो वाल्व रिप्लेसमेंट ही ऑप्शन होता है। और कुछ केसेस में जैसा मैंने बताया कि वो टावी का भी ऑप्शन रहता है। इन ट्रीटमेंट ऑप्शंस के विषय में मैं विस्तार से आगे की वीडियोज़ में चर्चा करूँगा। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि एओर्टिक वाल्व रिगर्जिटेशन क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक तुरंत और बहुत लंबे समय में धीमे धीमे कैसे डेवलप होता है, और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, जल्दी क्यों इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। एओर्टिक वाल्व के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के विषय में विस्तार से जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।